दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी को ज्ञात होगा कि 2020 में हाथरस में एक लड़की के साथ ऐसी घटना घटी थी कि हर कोई सुनकर हिल जाता। उसके साथ गैंगरेप हुआ, उसके इलाज चलते हुए उसकी मौत हो गई थी। तो बड़ी एक दुखदाई ऐसी खबर थी जिससे हर कोई हिल जाता और देश में वह बड़ा मुद्दा ही बना। और उसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस पीड़िता से मिलने उस समय उसके घर भी पहुंचे थे और तमाम तरह का हंगामा राजनीतिक रूप से पूरे देश में इस विषय को लेकर हुआ, इस मुद्दे को लेकर हुआ। और आज यकायक अचानक ही राहुल गांधी सुबह सुबह दिल्ली से अपने घर से निकले और हाथरस पीड़िता के घर वह पहुंच गए। और राहुल गांधी का वहां पहुंचना था, सियासत दोबारा से एक बार फिर गर्म हो गई। तमाम तरह के पक्ष और विपक्ष के बीच में आरोप प्रत्यारोप का नया दौर शुरू हो गया। लेकिन राहुल गांधी का वहां फिर पहुंचना, उसके क्या राजनीतिक मायने हैं और राहुल गांधी आखिरकार क्यों अचानक हाथरस में उस गांव में पहुंचे जहां पे वह रेप पीड़िता का परिवार रह रहा है, उनसे मिलने के लिए। ऐसा बताया जा रहा है कि रेप पीड़िता के परिवार की तरफ से राहुल गांधी को खत लिखा गया था और उसमें उन्होंने मिलने की भी बात कही थी और साथ ही अपनी जो परेशानी है उसके बारे में उन्होंने राहुल गांधी को अवगत कराया था। और उसी संदर्भ में राहुल गांधी अचानक आज हाथरस में उस गांव में पहुंचे और उस परिवार से, पीड़ित परिवार से उन्होंने मुलाकात की। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अगर कहीं जाते हैं तो निश्चित रूप से उसके राजनीतिक मायने भी होते हैं, राजनीतिक निहितार्थ भी होते हैं। और इसी बात पर सत्ता पक्ष में यूपी की जो सरकार है, उनके मंत्रियों के बयान भी आने लगे हैं कि राहुल गांधी इसके लेकर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन एक पीड़ित परिवार से मिलना निश्चित रूप से एक नेताओं का काम भी होता है कि जो देश के बड़े नेता हैं वह पीड़ित लोगों से मिले भी, उनकी समस्याओं को जाने समझें और उसके निराकरण के लिए वह काम भी करें, कार्य भी करें। ये बहुत जरूरी भी है। और इन सब बातों पर चर्चा करने के बाद देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार आज इस चर्चा में शामिल है, उनका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूँ। हमारे साथ मुकुल त्रिपाठी जी लखनऊ से जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मुकुल जी, क्या लगता है आपको, राहुल गांधी का जो अचानक दौरा होता है हाथरस के गांव में, सुबह सुबह अपने घर से दिल्ली से निकले और उसमें किसी को पता नहीं था आखिरकार राहुल गांधी कहाँ जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हाथरस में पहुंचे हैं, उस गांव में पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की, राहुल गांधी को कि एकदम से अचानक वो उस गांव में पहुंचकर उस परिवार का दुख दर्द बांटने के लिए दोबारा पहुंच गए, क्या लगता है आपको? अ, देखिए प्रसाद जी, राहुल गांधी का जाना अनायास नहीं हुआ है। पीड़िता के पिता ने एक लेटर लिखा था राहुल गांधी को, जिसमें उन्होंने जो न्याय की जो आस लगाए, वो 4 साल से बैठे हैं। तो उस पीड़ित परिवार के साथ जो हो रहा है, वो सारी उसने अपना कष्ट लिखा था कि हम किस दर्द से गुजर रहे हैं। बेटी तो खो ही दी, उसके बाद जो सामाजिक एक ताना बाना होता है हमारे गांव में, खासकर गांव में ज्यादा होता है, शहर में तो उतना असर नहीं होता, लेकिन गांव में आदमी चेहरे दिखाने के लायक नहीं रहता। वहां पे पूरा सीआरपीएफ की फोर्स लगी है 4 साल से। उनको बाथरूम जाना हो, उनको चाहे वो क्या कहते हैं, खेत में काम करने जाना हो, लगातार वो सुरक्षा के बीच में ही वो लोग चल रहे थे। ऐसे में जाहिर बात है कि कोई भी एक घटना जो थी, वो एक आदमी के बस की नहीं थी। जिस अब हत्या क्या कहिएगा, बलात्कार हुआ, बाद में वो अस्पताल में उसकी डेथ हुई। लेकिन इस चीज को आप समझिए कि कोई भी अगर आरोपी अगर छूटता है, तो जाहिर बात है उसमें जो प्रोसिक्यूशन होता है उसमें भी प्रश्न चिन्ह उठते हैं। याद होगा बनारस में इसी तरह हुआ था, आईआईटी बीएचयू की एक छात्रा थी। तो ऐसे में सवाल बहुत बड़ा उठता है कि क्या रेप पीड़िताएं जो होती है, उसमें क्या जो कन्विक्शन रेट है, वो जो वास्तव में कम है, और जिसमें लोग घबरा के, और जो देश का इस वक्त रेट चल रहा है, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवाल खड़ा करता है कि प्रोसिक्यूशन ही अगर शांत हो जाएगा, अगर प्रोसिक्यूशन ही उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा नहीं कर पाएगा, तो कौन करेगा फिर? क्या ये काम भी पीड़ित पक्ष का ही होगा? किसी के घर में अगर कोई ऐसी दुर्घटना होती है और ऐसा हादसा होता है, तो इस हादसे के बाद अगर आरोपी छूट जाता है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी और एक इसको एक नेशनल लेवल पे इसलिए खबर हुई कि राहुल गांधी वहां पहुंचे। एलओपी है, जाहिर बात है कि उनका एक अलग, प्रधानमंत्री के बाद संसद में दूसरा तीसरा नंबर उन्हीं का है। पहले फिर लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, फिर प्रधानमंत्री मोदी जी होते हैं, उसके बाद एलओपी का नंबर आता है। तो एलओपी का वहां जाना, और लेटर के बाद अगर राहुल गांधी न जाते, तो कल की डेट में वही पीड़ित पक्ष राहुल गांधी को भी कटघरे में खड़ा कर देता। और फिर अब जैसे ब्रिजेश पाठक जो हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कहा कि राहुल गांधी दंगा कराना चाह रहे हैं। तो इस तरह के बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होते हैं। इसमें कौन सा दंगा हो रहा है? कोई उनसे पूछे कि इसमें दंगे के चांसेस क्या हैं? एक पीड़ित पक्ष के यहाँ जाना और उसको सांत्वना देना, क्या ये दंगे की श्रेणी में आता है? और अगर ये देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं या दंगा करना चाहते हैं, तो एफआईआर दर्ज करिए। हैरानी मुझको आज इस बात पे हुई कि जब राहुल गांधी जैसा नेता, जो एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, उसके जाने पे वहां एक एसडीएम भी नहीं था।
उन्होंने जब कहा कि डीएम को बुलाइए तो डीएम तो थे ही नहीं वहां पे एसडीएम भी कोई नहीं मिला, जिससे वो पीड़ित पक्ष की जो सुविधाएं थी, जिनको मकान देने के लिए कहा गया था सरकार की तरफ से, सरकारी नौकरी देने की बात कही, 4 साल से आदमी कब तक इंतजार करेगा। ये चीजें अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न शुरू उठाती है। और इसको लेकर ही राहुल गांधी अगर उस पीड़िता से मिलने गए तो जाहिर बात है कि उससे खलबली सरकार में मचेगी और कहीं नहीं मचेगी। तो इन चीजों के साथ अगर आप इन पूरे घटनाक्रम को जोड़िए तो 4 साल का बहुत बड़ा अंतराल होता है। एक एक दिन की जो पीड़ा होती है बहुत बड़ी होती है किसी भी ऐसे परिवार के लिए जिसने अपनी बेटी खोई हो। उस पर भी अगर सरकार बिल्कुल ठीक थी तो रात के 3 बजे क्यों बेटी को जलाया गया? तो ये चीजें सरकार पे प्रश्न उठाती हैं। और सरकार का इस तरह का जवाब देना कहीं ना कहीं बेटियों की सुरक्षा का एक प्रश्न पैदा करता है। यूपी हो या इंडिया हो, बेटी सबकी है। और जब बेटी के साथ ऐसा कुछ होगा तो कोई ना कोई तो खड़ा ही होगा। अगर 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 सब चीजें ऐसी चल रही होती तो क्या राहुल गांधी को जाने की जरूरत पड़ती? कभी नहीं पड़ती। तो राहुल गांधी का जाना अपने आप में एक चीज बताता है कि हाँ, सेंसिटिव लीडर है और सेंसिटिव लीडर को ऐसा करना चाहिए। ठीक है, जो उनके सरकार के जो लोग हैं वो तो उसका विरोध करेंगे, यहां से लेकर सेंट्रल तक विरोध हो रहा है। तो इन चीजों को देख के लगता है राहुल गांधी का उठाया हुआ कदम बिल्कुल ठीक था। इसमें कहीं ना कहीं कटघरे में आता है प्रशासन, जिला प्रशासन और राज्य सरकार, जो उस पीड़िता को देने के लिए उन्होंने वादे किए थे वो वादे नहीं पूरे हुए। जी जी, 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 जी। अच्छा, जैसा आपने कहा कि जो पीड़िता का परिवार है, उसका उसने दर्द बयाँ किया आपने खत के माध्यम से राहुल गांधी को। तो ऐसे जो मुद्दे हैं, वो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप आने चाहिए। ये राजनीति अलग हट के इन मुद्दों को एड्रेस करना चाहिए, चाहे सत्ता किसी की भी हो, पक्ष कोई भी हो, विपक्ष कोई भी हो, राजनीतिक रूप से। तो ये जो मुद्दे हैं, ये ऐसे मुद्दे हैं जो राजनीतिक वाद-विवाद का विषय नहीं बनना चाहिए। और राहुल गांधी को जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ऐसी भी बात तो ये है कि आपने जो उनकी समस्या थी, अभी तक जो परेशानियाँ जिस उससे जूझ रहा था परिवार, वो उसकी परेशानी को आपने समय रहते हल क्यों नहीं किया? जो उसे मजबूर होगा एक विपक्ष के नेता को लेटर लिखना पड़ा, खत लिखना पड़ा। तो जो मुद्दे हैं, इसकी जो राहुल गांधी के पहुंचने के पश्चात आने वाले समय में और क्या आप इसमें देख पाते हैं? क्या प्रशासन, सरकार तुरंत वो सारी उनकी जो पीड़ा है, जो समस्या है, उसे दूर करने की चेष्टा करेगी, प्रयास करेगी, या केवल राजनीतिक वाद विवाद का विषय बनकर यह रह जाएगा? देखिए, अभी जब 4 साल में सरकार ने कुछ नहीं किया तो प्रशांत जी आप बताइए कि राहुल गांधी के जाने से क्या कोई असर पड़ेगा? ये एक पॉलिटिकल मुद्दा बन गया है। इसको जो विपक्ष है, राहुल गांधी हो चाहे अन्य दल के लोग हो, ये इसको एक प्लेटफॉर्म पे उठाएंगे और ये मामला संसद में भी जाएगा, ये इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप इस चीज को बताइए कि सरकार को तो तत्काल प्रभाव से अगर ये सूचना मिल रही थी, और जैसे भी कल एक चैनल की रिपोर्टर जो लगातार हाथरस की उस परिवार से संपर्क में थी, उसने जब ये सूचना मिली कांग्रेस से कि राहुल गांधी जाना चाह रहे हैं, तो उसने उसके भाई को फोन किया, उस पीड़िता के भाई को जो जिसकी मृत्यु हो गई है, उसको फोन किया और उसने पूछा भी कि क्या ऐसा कोई प्रोग्राम है? तो उसने कहा कि मुझको नहीं मालूम है, लेकिन एसपी मेरे सामने बैठे हैं। आप ये बताइए कि 4 साल बाद एसपी अचानक से उसी दिन सामने आता है जब उस रिपोर्टर का फोन आता है उस परिवार को जो इस स्टोरी को ट्रेस कर रही थी, उसके पास उसने फोन किया था। तो ऐसे में चीजें सब पहले से प्रीप्लान थी। ये लोग चूंकि सरकार जो पीड़ित पक्ष होता है और उसमें जिस तरह से लड़कों का भाई दो पक्ष हो जाते हैं, आधा गांव एक तरफ है, आधा गांव एक तरफ है। जिस गांव की हम बात करें जहां पे घटना हुआ तरफ में, तो वहां पे दो पार्ट में पूरा गांव बट गया है। ऐसे में उस परिवार का वहां डे बाय डे रहना, और आरोपी का घर ठीक सामने ही है उसके, जहां पे ये हादसा हुआ था, उसमें आपस में सब पड़ोसी, ऐसा भी नहीं कि बहुत दूर रहते हो। तो डे बाय डे की आप खुद देखिए कि अगर आपके पड़ोसी से एक घर छोड़ के अगर कुछ ऐसी घटना होती किसी के यहाँ, तो बगल में उसको चेहरा दिखाना, और साथ में इतनी पुलिस फोर्स जो वहां पे रहती है, वो लगातार 4 साल से वहां पे दरवाजे पे बैठी हुई है। तो वो भी कहीं ना कहीं आपको सामान्य एक आम जीवन नहीं जी पाते आप। और वो ऐसे लोग नहीं है जो नेताओं की तरह है कि फोर्स लगी है तो चलिए हम 4 गाड़ी से चलते हैं, वो एकदम रौला बना लेते हैं। इसी चीज को बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जिन मैं भी कईयों को जानता हूं, जिनको जान का खतरा बता के गनर दिया गया है, और वो बाकायदा ड्राइवर गनर लेके अपनी गाड़ी में आगे बैठा के चलते हैं। वो कभी नहीं बोलते कि हमें इस तरह से कोई प्रॉब्लम है। वो तो कहेंगे ठीक है, जान का खतरा बना रहे और मेरे पास गनर बरकरार रहे। लेकिन ये सब उस तबके के लोग हैं जो वास्तव में, जिन्होंने पुलिस थाने में जाने में ये लोग डरते हैं, और उनके साथ ऐसी घटना होती तो जाहिर बात है इसको विवाद तब बढ़ा जब राहुल गांधी को लेटर लिखा गया। विवाद और बढ़ा जब राहुल गांधी वहां पहुंच गए अचानक से। तो ऐसे में विपक्ष का जो काम है वो राहुल गांधी कर रहे हैं। हाँ, सरकार की पक्ष से मैं जरूर कहूंगा
कि सरकार को इसमें बहुत ज्यादा सेंसिटिव होना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अगर ये अभियान में चल रहे हैं तो ऐसे केसों को विशेष रूप से एक डेस्क बना के कि उनको अगर आपने कोई वादा किया है, नौकरी का हो, मकान का हो, किसी भी चीज का हो, उसको तत्काल प्रभाव से विद इन 15 दिन, 10 दिन, 25 दिन में आपको एक डेडलाइन घोषित करनी चाहिए कि वहां पे कोई भी हो, देखिए कास्ट डजंट मैटर, आप किसी भी कास्ट के हो, अगर ऐसी कोई घटना होती है तो उसको जो सरकार के ऐसा तो नहीं सरकार नहीं कर सकती, करना चाहे तो उसके लिए 10 मिनट का काम है, लेकिन 4 साल टालने के पीछे क्या वजह हो सकती है, इसका जवाब सरकार नहीं दे रही है। सवाल इसी बात पर उठता है, इसीलिए शायद राहुल गांधी को दिल्ली छोड़ के हाथरस जाना पड़ा, क्योंकि जब ये घटना हुई तो प्रियंका गांधी हो चाहे राहुल गांधी, किसी को जाने ही नहीं दिया गया था। आपको याद होगा मीडिया के साथ बदसलूकी की गई थी, बहुत बड़े बड़े चैनल्स की रिपोर्टर को पुलिस वालों ने धक्का मार के भगा दिया था। तो मौके पे ना जाने देना, चाहे संभल की घटना हो, वहां भी आज तक कोई आपको कोई सूचना हो तो बताइए, ऐसी कोई सूचना नहीं है। तो विपक्ष को दूर रखना ऐसी स्थानों से जहां पे कोई दुर्घटना हुई है, घटना हुई है, कोई हत्या हुई है, कोई मर्डर हुआ है, तो इस तरह से विपक्ष को दूर रखने पे जाहिर बात है इसका इशू बढ़ता है, कम नहीं होता। आप अगर कहीं जाना चाह रहे हो, आपको पुलिस फोर्स लगा के अगर भेज दिया जाए और आप पीड़ित वर्ग से मिल लीजिए। देखिए पश्चिम बंगाल में भी यही हुआ था, याद होगा पश्चिमी बंगाल में जब महिलाओं के साथ बदसलूकी का मामला आया था और जिस आदमी को पकड़ा गया था कि हाँ ये तालाबों का और इसमें बहुत औरतों का यौन शोषण करता था, बहुत बड़ी घटना हुई, उसमें बीजेपी ने अपना प्रतिनिधिमंडल भेजा, ममता बनर्जी ने कोई उसका विरोध नहीं किया, वो गए मिले, सारी पॉलिटिक्स हुई, बाद में एक स्टिंग ऑपरेशन आया, सब दूध का दूध पानी का पानी हो गया। वही औरतें जो आरोप लगा रही थी उन्होंने कहा भैया फलाने ने हमसे बोला था, वो उलट के आरोप उसी पार्टी पे लग गया जो इस मुद्दे को उठा रही थी, वहां से मुद्दा एकदम शांत हो गया। तो ये सब पॉलिटिकल होता है प्रशांत जी, और इसको पॉलिटिकल और इसलिए तूल पड़ गया, सरकार को इसलिए बुरा लगा कि ये लोग राहुल गांधी इस पे बीच में आ गए। अगर ये ना आते, अगर ये सरकार की तरफ से होता, सरकार को लेटर होता, मीडिया पे जाते तो ठीक है, 1-2 दिन चलता, लेकिन अब ये बढ़ गया है मामला। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बढ़ गया मामला कि राहुल गांधी के पहुंचने से राजनीतिक जो आरोप है, प्रत्यारोप का एक नया दौर तो शुरू राजनीतिक हलकों में हो ही गया। और जब कल एक हम देखें पार्लियामेंट भी चल रही है लगातार, और वहाँ भी गतिरोध लगातार बना हुआ है, और कल वहाँ पे एक बहस भी होनी है संविधान को लेकर, जो तमाम जो मुद्दा वहाँ पे प्रस्तावित है। ऐसे में राहुल गांधी का यहाँ जाना, क्या विपक्ष को एक मौका और मिल गया सरकार को घेरने का? और कल जो पार्लियामेंट में अगर बहस होती है, गतिरोध नहीं होता है अगर आपस में, तो वहां पे अगर सदन चलता है तो उसके अंदर एक अवसर विपक्ष के हाथ और मिला है कि इस तरह के मुद्दे को वह रेखांकित करे, उठाए, और साथ ही जो दूसरे अन्य मुद्दे हैं उसको भी लेकर लगातार, क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर है सरकार के ऊपर, तो ऐसे में दबाव बनाने में विपक्ष की जो भूमिका है उसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए विपक्ष की संख्या वो तो है नहीं कि 140-45 हो, सबको उठा के बाहर कर दीजिए आप। अब आपसे 30-35 ज्यादा है खाली, तो अगर आधे जाते हैं तो पूरी संसद खाली आपको लगेगा कि परिवार में 6 सदस्य 3 चले जाए तो घर खाली लगने लगता है। तो ऐसे में जाहिर बात है संसद भी एक परिवार ही है, और संसद में परिवार के साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप बताइए, ये चीजें बिल्कुल उठेंगी और इसमें सभी मुद्दों को जोड़ा जाएगा। जैसे हमने आपसे चर्चा में कहा था कि भाई इनके पास अडानी है, कांग्रेस के पास, और बीजेपी के पास है सोरोस। तो जब सोरोस का मामला उठेगा तो जाहिर बात है कि कांग्रेस में धड़कन तेज होगी, और वो चीजों को तथ्यात्मक रूप से रखा जाए। आरोप तो कोई किसी पे लगा सकता है, वो आरोप ना नहीं लगना चाहिए, जो तथ्य हो वो सामने आना चाहिए, क्योंकि संसद का समय बहुत कीमती होता है, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, एक एक घंटे पे करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, तो आप पूरे दिन भर का जोड़ लीजिए। अगर इन्हीं सब बवालों पे हो, आप तथ्य लगाइए, आप जांच बैठाइए, आप जेपीसी बैठाइए, आप कुछ करिए। और इन सब चीजों पे जो छोटे छोटे विषय हैं, इस पीड़िता का कोई ऐसा विषय ही नहीं था। अगर मान लीजिए ऐसा हुआ था घटना, सरकार उसको फुलफिल कर देती, बाकी जो काम है न्यायपालिका का करना है, न्यायपालिका जिसको छोड़ना छोड़े, फिर वो आगे जाए, पीड़ित पक्ष के पास पूरा मौका रहता है, हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, हर जगह जा सकती है। और जब इतने बड़े बड़े दल आपके साथ लगे हुए हैं तो जाहिर बात है कि आपको वकील भी वहां मिल जाएंगे। इस चीज को भी आपको नहीं सोचना चाहिए कि भाई आपको वकालत में भी ऐसा नहीं है कि पीड़ित पक्ष अगर मान लीजिए एकदम निचले तबके का है तो वो सुप्रीम कोर्ट में खड़ा नहीं हो सकता। आज की डेट में 50 वकील खड़े होने के तैयार है जो विपक्ष में है, वो इस केस को लेने के लिए तैयार रहते हैं, और कोई ना कोई तो लड़ ही रहा होगा, जाहिर बात है। लेकिन जो प्रोसिक्यूशन है, अगर सरकार प्रोसिक्यूशन में फेल हो जाती है, तब फिर सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, जो आरोपी थे उनके खिलाफ क्या सबूत ही नहीं इकट्ठे किए गए। 2500 साल मुकदमा चलता है, कब सजा होती है कोई नहीं जानता। इन चीजों पे संसद में अगर बहस होती है तो जाहिर बात है कि ये चीजें बहुत आने वाले टाइम में एक अच्छा मैसेज लेके जाएंगी कि ऐसे
केसेस में क्या किया जाए। जी बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, जो ऐसे मुद्दे आते जी हैं, जो लड़कियों के साथ बलात्कार के मुद्दे हैं या यौन हिंसा के मुद्दे हैं, तो उसमें देखते हैं राज्य जिस राज्य में होता है, उस राज्य सरकार को कटघरे में करने के तमाम दल इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन अगर उनके सत्ता के जो दल है, जो राज्य है, जिसमें उनकी पार्टी सरकार है, उसमें अगर वह रहता है, तो उससे वे बचने का प्रयास करती है उन मुद्दों से। तो ये जो राजनीतिक विरोधाभास है राजनीतिक दलों के अंदर, कि अगर मेरे स्टेट में, मेरे राज्य में जो जहाँ मेरी सत्ता है उसके अंदर क्राइम है तो उसको मैं इग्नोर करूंगा या उसको उस तरह से एड्रेस नहीं करूंगा जिस तरह से विपक्षी राज्यों में जाकर हम एड्रेस करते हैं। ये राजनीतिक दलों की जो कल्चर है, ये कितनी उचित है? और इससे क्या जो हिंसा के मामले, जो महिला उत्पीड़न के मामले, क्या वह कहीं ना कहीं उतने मजबूती से राजनीतिक विमर्श में नहीं आ पा रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि राजनीतिक दल बढ़ जाते हैं इन सब तमाम तरह के मुद्दों को लेकर, जिसपे एक राय होनी चाहिए, एक एक बात होनी चाहिए, एक ही तमाम तरह के जो राजनीतिक दल सबको एक स्वर में बोलना चाहिए। जो आपस में दल बढ़ जाते हैं, उसी की वजह से न्याय मिलना मुश्किल है इन सब जो क्राइम होता है। देखिए, तेरा क्राइम मेरा क्राइम का जो फार्मूला चला है, ये पहले ऐसा नहीं होता था। देखिए, बहुत सारी चीजें, घटनाएं पहले भी होती थी, बड़े बड़े अटैक होते थे, मर्डर होते थे, सब कुछ होते थे। लेकिन आज की डेट में जब सरकार को लगता है कि हमारी कमी रही है, तो उसको फिर फुलफिल करने की कोशिश करती है। या तो उसमें जवाब ना दे, साइलेंट हो जाए, या फिर ऐसा जवाब दे कि आपके तुरंत तत्काल प्रभाव से पलटवार होने लगता है। कि आपकी जब सरकार थी तब क्राइम रेट ये था, आज ये। तो दोनों में जब तुलनात्मक अध्ययन शुरू हो जाता है, वो चीजें कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर मुद्दे को पीछे छोड़ देती है। आप अपने जो एक विषय होता है उससे भटक जाते हैं। आज अगर आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला अभियान चला रहे हैं, तो बेटियां जब सुरक्षित नहीं है, बेटियों के माँ, बेटियां चली गई, वो बेटी चली गई, उसके बाद आज उनके माँ बाप किस परिस्थिति में टहल रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है। और तभी राहुल गांधी को जाना पड़ा। तो जाहिर बात है, सरकार को कागज पे आप कानून बहुत तगड़ा रखिए। शराब पीने का, आप सार्वजनिक जगह पे शराब नहीं पी सकते। प्रशांत जी, कोई भी हमारा दर्शक अगर उठ के रात शाम को चला जाए, फ्राइडे सैटरडे नाइट को, और ठेकों के बाहर कुछ ऐसे अड्डे होते हैं शहर में हर जगह, जहां पे इनकी महफिलें जमती हैं, कार में, बाइक में, हर जगह आपको पीते हुए मिल जाएंगे। फिर ये आप उस कानून को क्या कहेंगे? उस कानून को यही कहेंगे कागज पे। और सार्वजनिक पढ़ने जाने पे सजा भी है, आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है। आपका बाकायदा एक डोप टेस्ट हो सकता है कि भाई आपके शरीर में कितनी वो है, शराब की मात्रा है। आप बार के लाइसेंस दे देते हैं सबको। जो अच्छी बारें हैं, जहां पे 300 रुपए पैक, 400 रुपए पैक, 600 रुपए पैक चलता है 5 स्टार में, वहां कितने लोग ब्रेथ एनालाइजर लेके खड़े होते हैं? पीने वाला तो कार से ही जाता है। ठेके पे आदमी अगर बैठ के पी रहा है, जो हमारे यहाँ एक ठेका खुला है जिसमें बैठ के आप पी भी सकते हैं, उसको कुछ नाम बोलते हैं उसको, तो वो उन ठेकों का मतलब क्या है? वहां बाइक से ही तो जाते हैं और पीने के बाद निकलते हैं, अपने घर जाते हैं। तो ये सब कानून देखिए कागज के कानून है। और इन कानूनों को लेकर अगर सरकार सीरियस नहीं होगी, तो फिर उस कानून को आप खत्म कर दीजिए। उस कानून को रखने का कोई फायदा नहीं है। ऐसे ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला है कि अगर वास्तव में आप इस तरह के कानूनों में कुछ बेहतर करना चाह रहे हैं, तो पूरा देश आपके साथ है, एलओपी भी साथ खड़ा रहेगा, सारे पत्रकार साथ खड़े रहेंगे, यूट्यूब चैनल सारे रहेंगे, पूरी मीडिया आपके साथ। आज जो मीडिया आपके खिलाफ बोलती है थोड़ा सा, जब इस तरह की घटनाएं होती है, और अगर इस तरह के उप मुख्यमंत्री बोलते हैं, बवाल कराना चाहते हैं, दंगा कराना चाहते हैं, तो कहीं से उसका कोई लिंक नहीं मिलता है कि पीड़ित से मिलने में दंगा कहां से हो जा रहा है। तो ये चीजें बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहती है। और नेताओं को भी सोच के, आज ये सुबह से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, तो लेकिन इस हमलों का मतलब क्या है भाई? वो पीड़ित पक्ष तो अपनी जगह खड़ा है ना, वो तो आज भी न्याय की आस में बैठा हुआ है। ये चीजें देश के लिए, खासकर इस मुद्दे के लिए, वही कह रहे हैं, विषयांतर हो जाता है, विषय से आप भटक जाते हैं, और वो विषय पीछे छूट जाता है। पीड़ित परिवार उसी गांव में रहेगा, उसका कोई पुनरुद्धार नहीं होने वाला, उसको कहीं सेटल नहीं किया जा रहा, और बस आपको जो है एक विषय मिल गया, जो दिल्ली में फिर राजनीति का एक चर्चा का विषय बन जाएगा। चाहे वो आपका बेंगलोर में जो एक लड़के ने सुसाइड की अपनी वाइफ को लेकर, जौनपुर की थी, चाहे वो ये मुद्दा हो, चाहे आपका बनारस में जो 3 आदमी गए हैं, चाहे संभल का मुद्दा हो, ये सब मिला जुला के, चाहे मस्जिद मस्जिद, इन सब में मेन विषय पीछे हट जाता है। जो पीड़ित पक्ष होता है उसको एकदम किनारे रख दिया जाता है, और बड़े नेता आपस में राजनीति करने लगते हैं और एक दूसरे पे प्रहार करने लगते हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने। दुर्भाग्यपूर्ण है कि मेन मुद्दा पीछे हट जाता है, राजनीतिक जो बयानबाजी है, राजनीतिक अवसरवादिता, वह कहीं न कहीं जगह बना लेती है अपनी। तो ये बड़े विषय हैं कि आखिरकार जो महिलाओं के साथ न्याय हो रहा है, या जो बंगलौर का एक जो युवा इंजीनियर ने जिस तरह से
ट्वीट किया है वह भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आखिरकार न्याय व्यवस्था या जो हमारे यहाँ की सिस्टम है उससे वह हार गया, कि जिस तरह से उसका आपबीती सामने आई है वह भी बड़ी बहुत सारे सवालों को खड़े करती है, बहुत सारे सवालों को जन्म देती है। आखिरकार ऐसी व्यवस्था में जो वह इतना टूट गया अंदर से कि उसने मतलब जो आदमी को सोचता नहीं है ऐसा उन्होंने फैसला अपने जीवन को लेकर किया, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और आखिर में हमारी जो सरकार है, जो जिम्मेदार पदों पर लोग बैठे हैं उन्हें सोचना चाहिए कि आखिरकार ऐसी विषय इतने दिनों तक क्यों लटके रहते हैं, क्यों पेंडिंग पड़े रहते हैं, कि पीड़ित परिवार अपने को ऐसा ही महसूस करता है, जो पीड़ा उन्होंने उनके साथ गुजर हुई है उसको वह लगातार रोज उसे सहन करने को मजबूर है। अभिशप्त है, अभिशप्त ही कहूंगा मैं, क्योंकि अभिशप्त है लगातार उसकी पीड़ा को कहीं ना कहीं कुरेदा भी जाता है और वह लगातार उसके ऐसे दौर से गुजरता है जिसके वो शब्दों में भी हम बयान नहीं कर सकते हैं। तो आखिरकार इसके लिए अगर हम बात करें सामाजिक तौर पर या राजनीतिक तौर पर, कौन सी ऐसी चीजें जो सरकारों को प्राथमिकता में रखनी चाहिए, पीड़ा किसी की भी हो, दर्द किसी का भी हो, उसको बिना किसी राजनीतिक चश्मे से देखे बिना उनको साथ खड़े होने का उनको विश्वास दिलाए सरकार या प्रशासन जो भी है, जिस भी दल की सरकार हो चाहे कोई भी हो, इसमें हम किसी पार्टी को दोष मतलब वो नहीं करते हैं। लेकिन बात है कोई भी पार्टी की सरकार हो, ऐसे में उसको पीड़ित के साथ खड़ा होना चाहिए और उसको विश्वास देना चाहिए कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ जो हिंसा हुई है, जो अपराध हुआ है, अपराधी जो उनको पूरा कठोर सजा दिलाने के लिए हम पूरी तरह आपके साथ हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं जो कमी रह जाती है उसके पीछे राजनीतिक स्वार्थ क्यों इतना हावी हो जाता है कि उस तरह से मजबूती से सरकारें पीड़ित के साथ खड़ी नहीं होती हैं। देखिए सरकार, फिर मैं वही उसी बात पे आऊंगा कि सरकार पहले अपनी कुर्सी देखती है, अपनी छवि देखती है, जनता के बीच में उसकी क्या मैसेज जा रहा है, संदेश क्या जा रहा है वो देखती है। अगर लगता है सरकार को विषय बहुत बड़ा है और सरकार की इसमें जिसे कहते हैं तू होने वाली है, तो सरकार फिर बैकफुट पे आ जाती है और बैकफुट पे आने के बाद अपना बचाव करने लगती है। जबकि सरकार को ना बैकफुट आना चाहिए ना फ्रंट फुट आना चाहिए, सरकार को उस विषय को खत्म कर देना चाहिए। वहीं पे पीड़ित पक्ष को उसके साथ खड़ा होना चाहिए उसको अब उसमें बिल्कुल, और उसमें कहीं किसी का नहीं होता कि वो समाजवादी पार्टी को वोट देने जा रही थी, कि वो बीजेपी की थी, क्या वो बसपा की थी, ये या कोई भी हो। अगर आप एक मुख्यमंत्री हैं, अगर आप प्रधानमंत्री हैं, तो आप सबके प्रधानमंत्री हैं। आपको ये नहीं करना चाहिए, बाइफरकेशन नहीं करना चाहिए कि वो फलानी पार्टी का था। किसी दूसरे दल के भी अगर कार्यकर्ता या नेता के साथ ऐसी घटना होती है, तो सरकार को फ्रंट फुट पे इतना काम कर देना चाहिए कि सरकार की छवि इतनी अच्छी हो जाए कि वो आदमी पार्टी छोड़ के आ जाए कि इतना तो हमारी पार्टी ना करती। मतलब ये मिसाल देने वाली बात होती है कि आपको मिसाल देनी चाहिए। लेकिन अब आज के जमाने में वो पॉलिटिक्स नहीं रह गई है। अब तो अगर आप हमारे साथ नहीं है तो हम आपके यहाँ हो सकता है राशन बंद करा दें। निचले स्तर पे तो अब ये होने लगा गांव देहात में कि आपका राशन ही बंद हो जाएगा, आप ढूंढते रहिए, आप आपूर्ति कार्यालय भागते रहिए, आप कोटेदार के यहाँ भागते रहिए, आपको नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, जाइए। तो ये चीजें बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकार को इसमें सोचना चाहिए। और जल्दी से जल्दी अगर उस पीड़िता की मदद होती है तो उसमें क्रेडिट राहुल गांधी को नहीं, क्रेडिट यूपी सरकार को मिलेगा। सच्चाई यह है कि करना यूपी सरकार को, ना राहुल गांधी नौकरी देंगे, ना राहुल गांधी उसको मकान देंगे। तो अगर ये काम जल्दी जल्दी अगर गवर्नमेंट ऑफ यूपी करती है तो जाहिर बात है उसमें वाहवाही यूपी सरकार की होगी, और उसमें राहुल गांधी जो करना भी चाह रहे हैं अगर राजनीति, तो वही राजनीति खत्म हो जाएगी कि अब वो उठाएंगे, अरे उसको दिया था, ये बैक क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे कि देखिए हमारे जाने से हो गया। लेकिन जो डीएम जाएगा, जो एसडीएम जाएगा उनको फुलफिल करने, जो चाहे मकान देना हो चाहे नौकरी देनी हो, जब नियुक्ति पत्र देगा तो उसमें मोहर उत्तर प्रदेश सरकार की लगी रहेगी। अब सरकार इसको ईगो पे ले ले कि राहुल गांधी क्यों चले गए, तो फिर बात पूरी पलट जाती है। फिर हम उसी बात पे आ जाते हैं कि विषयांतर हो जाता है और इसमें राजनीति होती है, पीड़ित वही रह जाता है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि विषय बदल जाते हैं, राजनीति हावी हो जाती है। और अच्छा, मैं कार्यक्रम के अंत में भी आते हैं। और कल हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी का वीडियो रिलीज हुआ, एक कपूर खानदान जो राज कपूर है फिल्म जगत के, उनके परिवार के साथ उनका एक वीडियो जारी होता है और उसमें तमाम तरह की बातें करते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी का यहाँ जाना आज, और उससे पहले एक दिन पहले संभल के पीड़ितों से मिलना, और राहुल गांधी लगातार जो श्रमिक वर्ग है या सामान्य वर्ग है, मध्यम वर्ग है, उनसे लगातार मिलने के उनके वीडियो सामने आते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी का कल एक आना चकाचौंध की दुनिया के लोगों के साथ, तो ये जो तुलनात्मक रूप से लोग चर्चा भी इसकी भी कर रहे हैं कि एक तरफ दोनों को राजनेता जो पक्ष और विपक्ष के हैं, दोनों सबसे बड़े पदों पर बैठे हैं, पक्ष के और विपक्ष के, उनके वीडियो जिस तरह से आते हैं, जिस तरह से उनका मिलने जुलने का जो शैली है, वह राजनीतिक रूप से क्या प्रदर्शित करती है, उसके राजनीतिक मायने क्या है, राजनीतिक निहितार्थ क्या है इन सब बातों के? देखिए, राजनीतिक जो नितार्थ है वो यही है कि दोनों जान गए हैं कि आखिरकार मीडिया की हमको कवरेज कैसे लेनी है।
प्रशांत जी, आप इस चीज को समझ रहे हैं कि राहुल गांधी शुरू से जैसे जैसे वो निचले तबके से मिल रहे हैं, देश की मीडिया उनको बहुत अच्छे समय के लिए दिखा रही है। तो राहुल गांधी भी इस रस को पकड़ चुके हैं कि अगर हमें कुछ नहीं करना है तो हम खाली ऐसे पीड़ितों के पास जाएं जहां नेशनल, ये मुद्दा बहुत बड़ा था हाथरस वाला, संभल वाला मुद्दा, एक देश का देश में बहुत हर चैनल उसको दिखा रहा था, अगर वहां जाने की कोशिश कर रहे तो एक नेशनल इशू बन गया। संभल और आज की डेट में हाथरस वाला सब भूल चुके थे उसको, लेकिन उनके जाने पे ये हुआ कि ये मुद्दा फिर एक बार जिसे कहते हैं, हाँ, बोतल से जिन्न हाईलाइट बाहर हो निकल गया, तो ये जिन्न हाईलाइट हो गया। अब हाईलाइट हो गया तो सरकार सोचे कि सरकार को क्या करना है। सरकार कुछ नहीं करती तो सरकार पे प्रश्न चिन्ह उठेंगे, और अगर सरकार इसको खत्म कर देती है और उनको पूरा मुतमईन कर देती है, सीआरपीएफ की अगर मान लीजिए 5 सिपाही 8 सिपाही भी लगे हैं, तो जाहिर बात है उनकी सैलरी सरकार अपने जेब से 4 साल से दे रही है। उनकी ड्यूटी वहां करके उसी चीजों को अगर वो पीड़ित परिवार को दे देते, तो जाहिर बात है गनर भी अगर आपको देती है सरकार, तो आपके ऊपर खर्च कर रही है ना, उसकी ड्यूटी सरकार के लिए तो नहीं हो रही ना। वो अगर आपका गनर है तो आपकी सुरक्षा में लगा हुआ है। तो ऐसे अगर 4-6 सुरक्षा कर्मी अगर वहां लगे हुए हैं, और अगर परिवार में 5 सदस्य हैं, तो पांचों सदस्य के पीछे पीछे किसी को अकेले तो छोड़ेंगे नहीं। ये सरकार को सोचना चाहिए, और तत्काल प्रभाव से मेरी तो आग्रह है यूपी सरकार से, अगर कोई देखता है तो इसको खत्म कर देना चाहिए मुद्दा, ये मुद्दा उठने ही नहीं चाहिए। इस पे एक डेडलाइन बना के, चाहे वो बाढ़ पीड़ित हो, चाहे वो फसल बीमा हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, कोई ऐसा अगर अप्राकृतिक आपदा आती है, प्राकृतिक दुर्घटना होती है, मर्डर होता है, कुछ अगर सरकार किसी को देती है तो उसकी बाकायदा एक टाइमलाइन निश्चित करे कि इसी में ही इसको खत्म कर दिया जाएगा। उसके 20वें दिन के बाद ये इशू आएगा ही नहीं। अगर ऐसा होने लगे तो देखिए फिर उसके बाद क्या होता है, कभी ऐसा मुद्दा ही नहीं बनेगा। आप विपक्ष को राजनीति करने का मौका दे क्यों रहे हैं? आप मौका ही मत दीजिए अगर आप सारी चीजें पूरी कर देते हैं तो। जी प्रसाद जी। बिल्कुल सही कहा आपने कि समय सीमा के अंदर अगर ऐसे पीड़ित लोगों की मदद होनी चाहिए, उनके जो अपने वादे किए हैं, उनके दुख को, दर्द को दूर करने के लिए, चाहे नौकरी की बात हो, चाहे मकान देने की बात हो, एक समय सीमा होनी चाहिए, और जिससे कि पक्ष को राजनीतिक उस पर बात करने का मौका ना लगे। तो ये तमाम बातें हैं जो लगातार राजनीतिक गलियारों में भी हैं कि आखिरकार जो वादे हैं उन्हें पूरा करने में इतनी देरी क्यों होती है, चाहे वो राजनीतिक दल कोई भी हो, सत्ता किसी की भी हो, राज्य कोई भी हो। तो तमाम राज्यों में हम इस तरह की घटनाएं देखते हैं कि जो पीड़ित परिवार होते हैं वह अपने न्याय के लिए लगातार कहीं ना कहीं संघर्ष करते रहते हैं, तो उसको विपक्षी दल मुद्दा ही बनाते हैं। बातों से आगे चर्चा को विराम भी देते हैं, और मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने हमारे दर्शकों में अपना समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आप सबसे भी आग्रह करता हूं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।